हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अधिनियम संख्या 22/12 अक्टूबर 2005 से ये लागू है और 15 जून 2005 को यह अधिनियम बना था। तो ये डेट मैं आपको फिर से सूचीबद्ध लिखवा दूंगा तरीके से। अब ज़्यादा लोड कर नहीं लेना। 31 धाराएं हैं, 6 अध्याय हैं और 2 अनुसूचियां हैं। सबसे पहले देख लें इसका उद्देश्य क्या है। प्रत्येक लोक प्राधिकारी ये कार्यक्रम में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित है उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। तो जो लोक अधिकारी हैं इनके कार्य में पारदर्शिता लाई जाए, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए कि ये मतलब साफ साफ दिखे कि आप कितना घोटाला कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है, क्या क्या हो रहा है। और उत्तरदायित्व कि किस अधिकारी का क्या उत्तरदायित्व है, इसके संवर्धन करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। और केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग इनकी सबसे नियुक्ति वगैरह गठन और इससे जुड़े हुए और इसके द्वारा उद्भूत सारे विषयों पर उपबंध करने के लिए यह अधिनियम है, ठीक है। तो अब कुछ और चीज़ें हैं इसमें जो अपन देख लेते हैं। भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है। इसके संबंध में एक रमेश थोपर वर्सेज जो है मद्रास राज्य का केस भी है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी याद रख सकते हैं हम, ठीक है। तो भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना की है और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी वो सरकार तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य हैं और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवतः अन्य लोकहितों जिनके अंतर्गत सरकारों के दक्ष प्रचालन, सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है के साथ विरोध हो सकता है। और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाए रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है। अतः यह समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को कतिपय सूचना देने के लिए जो पाने की इच्छुक है बंद किया जाए। भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित करता है। तो यहाँ पर कुछ सूचनाएं ऐसी भी हैं जो नहीं दे सकते हम राष्ट्रीय सुरक्षा वगैरह से, और लेकिन कुछ देना आवश्यक है। तो इन सब में सामंजस्य बिठा के और कैसे सूचना अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाई जाए, इस रूप में यह अधिनियम अधिनियमित किया गया है। तो आइए देखिए इस अधिनियम में क्या है प्रावधान। अध्याय 1 आता है प्रारंभिक। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इस अधिनियम का नाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। यह पूरे भारत पर लागू है, पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था। कुछ धाराएं हैं जैसे मान लो धारा 4 की उपधारा 1, 5 की उपधारा 1 और उपधारा 2, धारा 12, 13, 15, धारा 16, 24, 27, 28 के बंद जिस दिन मतलब 12 अक्टूबर को ही लागू होगा, बाकी 120 दिन बाद, क्योंकि इसमें कुछ गठन करने की बात थी तो उसमें टाइम लगना स्वाभाविक था प्रत्येक विभाग को, तो इसलिए 120 दिन का जो है समय दिया गया था। परिभाषा जरूरी परिभाषा हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ जो चीज़ें हमें एक बार पढ़ना है उनको पढ़ के निकल जाएंगे। कुछ याद करना है तो उसको याद कर लेना है आप, बाकी को पढ़ना जरूरी है तो इसको अपन पढ़ लेंगे। तो समुचित सरकार 2A में है, सीधी बात है, जो केंद्र समुचित सरकार होती है, जो विभाग केंद्र सरकार संबंधित है उनके संबंध में केंद्र सरकार समुचित सरकार है, और जो विभाग राज्य सरकार संबंधित है उनके संबंध में समुचित सरकार कौन है, जो है अपनी राज्य सरकार है, ठीक है, जो जिससे वित्त पोषित हैं वो है समुचित सरकार, मानो उचित सरकार, ठीक है। ये बाकी अपन को नहीं पढ़ना, अब पढ़ना है अपन को ई सक्षम प्राधिकारी से, क्योंकि ये सब वगैरह तो आगे अपन को मिलनी है परिभाषा पढ़ने को। तो अब पढ़ना सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रेत है। लोकसभा या किसी राज्यसभा सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक विभाग के लिए कौन होगा, ये अपन जो है देख रहे हैं। तो लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा की या किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र की जिसमें ऐसी सभा है दशा में अध्यक्ष, और राज्यसभा या किसी राज्य की विधान परिषद की दशा में सभापति, ठीक है। तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा में राज्यसभा, ठीक है, या जिस राज्य में विधान परिषद है उसका विधान परिषद का जो सभापति है वो क्या होंगे, सक्षम प्राधिकारी होंगे। उच्चतम न्यायालय से संबंधित अगर कोई सूचना है तो उसके संबंध में जो है मुख्य न्यायमूर्ति जो उच्चतम न्यायालय के हैं वो सक्षम प्राधिकारी होंगे। किसी उच्च न्यायालय की दिशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जो हैं वो सक्षम प्राधिकारी होंगे, ठीक है।
अन्य संविधान के जो संगठन हैं उनके संबंध में यथास्थिति राज्यपाल और राष्ट्रपति होंगे। अगर सेंट्रल संबंधित होगा तो राष्ट्रपति, और राज्य संबंधित होगा तो उस राज्य के राज्यपाल जो है माने जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक संघ राज्य क्षेत्रों में जो स्टेट नहीं है उनमें जो प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं संविधान के 239 अनुच्छेद के अंतर्गत, वो वहाँ के सक्षम प्राधिकारी माने जाएंगे। अब सूचना क्या कहलाएगी, सूचना की परिभाषा भी हमें जो है पढ़ना है 2F में, यानी 2 में ये परिभाषा दी गई है। तो सूचना से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़े संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय संबंधित ऐसी सूचना सहित जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है। तो सूचना 2F में ये तो याद कर लेना है आप, और इसको एक बार पढ़ लेना। अगर क्वेश्चन बने कि सूचना के अंतर्गत क्या क्या आता है तो अपन जो है टेक्स्ट सही कर सकेंगे, ये आता है, ये नहीं आता है। अब आता है लोक प्राधिकारी। तो लोक प्राधिकारी को हमें पढ़ना है। तो लोक प्राधिकारी से कौन कौन अभिप्रेत हैं, इसमें ही ऐसे ही करना। लोक प्राधिकारी किस धारा में है याद कर लेना, और मोटे मोटे तौर पर अपन देख लेना कि क्या क्या अपन से पूछा जा सकता है, बाकी कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। लोक प्राधिकारी संविधान द्वारा, उसके अधीन संसद द्वारा बनाई किसी अन्य विधि द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई किसी अन्य विधि द्वारा, समुचित सरकार द्वारा कोई अधिसूचना निकाल के गठित कोई निकाय, ये सब क्या है, सब ये लोक प्राधिकारी में आते हैं। ठीक है। तो इसको एक बार आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना छोड़ देना, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। अब आते हैं अपन सूचना का अधिकार क्या है। तो ये नंबर भी आप याद कर लेना, और सूचना का अधिकार क्या है इसको भी हम अच्छे से जो है पढ़ लेते हैं। सूचना का अधिकार नोट्स बनाते जाना, इसके आराम से क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है पॉज कर करके, तो आपको बहुत सहूलियत जाएगी। और रिवीजन भी करवाऊंगा मैं, तो बहुत अच्छे तरीके से क्या क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, अभी तो एक बार आप जो है हो सके तो सभी देखते जाओ। सूचना का अधिकार से इस अधिनियम के अधीन पहुँच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा उसके नियंत्रणाधीन धारित अधिकार अभिप्रेत और जिससे निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित होता है। अब सूचना के अधिकार में आप जो जिसकी सूचना मिल सकती है उसके संबंध में क्या क्या प्रत्येक व्यक्ति मांग सकता है। किस कृति, दस्तावेज, अभिलेखों का निरीक्षण, कोई कृति है, दस्तावेज है, अभिलेख है, इनका निरीक्षण क्या हमें देखना है, इनको पढ़ना है। दस्तावेज में अभिलेख के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना, इनके टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि भी अपन मांग सकते हैं। सामग्री के प्रमाणित नमूने भी हम मांग सकते हैं। डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति से या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहाँ ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर या किसी अन्य चीज़ से भंडारित अभिप्राप्त करना। अगर कोई टेप वगैरह है उसकी, तो उसकी एक कॉपी ले लेना, सीधी बात ये है। ठीक है। इसके बाद पर व्यक्ति की हमें जो सबसे लास्ट परिभाषा है इसको ध्यान में देखना है कि पर व्यक्ति कौन कहलाएगा। तो पर व्यक्ति से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है। जैसे मान लो जिसने सूचना दी है उसके अंतर्गत तीसरा व्यक्ति है, एक जिससे सूचना मांगी है वो, एक जिसने सूचना का आवेदन किया है वो। लेकिन सूचना किसी तीसरे व्यक्ति के संबंध में है तो उस जो सूचना देगा तो वो पर व्यक्ति कहलाता है। अध्याय पर व्यक्ति मान तीसरा व्यक्ति। अध्याय 2 सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यता। सूचना का अधिकार क्या है और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं क्या हैं। तो धारा 3 सूचना का अधिकार कहाँ दिया गया, धारा 3 में दिया गया है। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को, पूरे भारत के नागरिकों को जो है कोई भी RTI लगा सकता है। लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं क्या हैं। ठीक है। तो इनको हम थोड़ा थोड़ा जो है पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी बाध्यता क्या है। तो नंबर का अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से, सीधी बात इसमें ये लिखा है कि अब जो अपने अभिलेख इसमें कंप्यूटरीकृत व्यवस्थित तरीके से जो है बनाएं और चाहें तो समय समय पर प्रसारित करते रहें, ताकि लोगों को ज़्यादा कम से कम इस अधिनियम का प्रयोग करना पड़े, वैसे ही उन्हें जो है सूचना मिलती रहे। खाती है इस अधिनियम के लागू होने से 120 दिन के भीतर अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कर्तव्य और कर्तव्य क्या क्या हैं, अपने अधिकारियों कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य निश्चय करने की प्रक्रिया, पालन करने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं, अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड, ये सब व्यवस्थाएं उनको करनी पड़ेंगी। और कौन जो है सूचना देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा, ये सब इसमें पढ़ना पड़ेगा अपन को। तो बाध्यताएँ किस में हैं ये याद कर लेना है आप,
और ये सिस्टम बनाना पड़ेगा 120 दिन के अंतर्गत। ये सब आपको जो है थोड़ा थोड़ा याद कर लेना, बाकी पूरा याद करने की जो है ज़रूरत आप उनको जो है नहीं है। ठीक है, क्या अपन वेतन दे रहे हैं, क्या कौन किसकी ड्यूटी, कैसे सब जो है प्रारूप तैयार करना है। ठीक है, कौन लोक सूचना अधिकारी होगा किस डिपार्टमेंट में, अपने अपने डिपार्टमेंट का सबको बनाना है। इस तरीके से धारा 4 समाप्त होती है। अब आते हैं लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम क्या होगा। लोक सूचना अधिकारी हैं जिनको सूचना देनी है, उनके पदनाम क्या होंगे। प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के 100 दिन के भीतर, अब कितने दिन के भीतर, 100 दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, प्रशासनिक एककों जो गवर्नमेंट की बॉडी के अंतर्गत आते हैं, उस के अधीन कार्यालयों में यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अवहित करेगा जितनी इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सूचना प्रदान करने के लिए जितने भी आवश्यक हैं लोग, उतने जो है इसमें कर दिए जाएंगे। उतने लोक सूचना अधिकारी प्रत्येक डिपार्टमेंट में बनाए जाएंगे। प्रत्येक उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक लोक अधिकारी इस अधिनियम के अधीन 100 दिन के भीतर, 100 दिन के भीतर उपमंडल स्तर पर भी जो है अधिकारी बनाए जाएंगे। ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की जो है ज़रूरत नहीं है। इसका हम जो है चौथा और 5वां पॉइंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, या तीसरा भी पढ़ लेते हैं, तीसरा चौथा 5वां पढ़ लेते हैं। ज़्यादा आलस्य ना करें, आलस्य जो है दुखदायी हो जाता है। यथास्थिति प्रत्येक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोध पर कार्रवाई करेगा और सूचना की मांग करने वाले व्यक्ति को युक्त सहायता भी प्रदान करेगा और सूचना भी देगा। यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ऐसे किसी अन्य अधिकारी सहायता की मांग कर सकेगा जैसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे। सूचना अधिकारी है वो सहायता मांग सकता है, भाई कि इतना सारा डाटा है, आप एक हमें आवेदन दे दो या ये फला व्यक्ति दे दो, हमें इसके लिए इसकी आवश्यकता है। कोई पदाधिकारी जिसकी उपधारा 4 के दिन सहायता चाहिए गई है, सहायता करने वाले को ठीक है देगा, और अगर वो उल्लंघन करता है तो उसके लिए शास्ति वगैरह भी की जाएगी। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं समझने की। अब आता है सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से सेक्शन चालू हो जाती है। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के दिन कोई सूचना भी प्राप्त करना चाहता है लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से, मतलब ऑनलाइन भी, तो वो हिंदी अंग्रेजी या तो हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में या उस राज्य की राजभाषा में जिस राज्य में आवेदन किया जा रहा है आवेदन कर सकता है। संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथास्थित केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टता निर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा कि हमें फला जानकारी चाहिए, परंतु ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहाँ मौखिक रूप से भी पेश किया जा सकता है। सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो संपर्क बनाने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। जब कोई व्यक्ति किसी के यहाँ सूचना का अधिकार का आवेदन लगाने जाता है तो सूचना क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, क्या, ये सब नहीं पूछा जाएगा, केवल उसका पता पूछा जाएगा ताकि सूचना उसके पते पर उपलब्ध कराई जाए। केवल ये क्लियर करना कि भारत का नागरिक है, बस बात खत्म हो गई। जहाँ कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी किसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए दिया जाता है जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है या जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है, वहाँ वह लोक प्राधिकारी जिसको ऐसा आवेदन किया गया है। देखो, जैसे मान लो अगर वो किसी अन्य को देना था, इसके पास आ गया, या कोई अन्य की सूचना है जिसमें उसकी भी सूचना लेना आवश्यक है, तो उससे उसको भी वो प्रेषित कर देगा और उससे सूचना मंगा लेगा। ठीक है, परंतु यह उदाहरण अनुसार किसी आवेदन 5 दिन के अंदर मंगाएगा कि 5 दिन में उसको क्या है कंप्लीट करना है, कि अगर दूसरा व्यक्ति है जो उससे 5 दिन के अंदर सूचना लेनी है। अनुरोध का निपटारा, अब ये तो हो गया आवेदन, अब अनुरोध का निपटारा कैसे होगा धारा 7 में देखते हैं। जहाँ धारा 5 की उपधारा 2 के परंतों के धारा 6 की उपधारा 3 के परंतों के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथासंभव शीघ्रता से और किसी दिशा में अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर ऐसी फीस के संदर्भ पर जो भेद की जाए या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में निर्दिष्ट कारणों से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार कर सकेगा।
30 दिन के अंदर सूचना देनी पड़ेगी, या धारा 8 या 9 में जो कारण बताए गए हैं कि निम्न कारणों होंगे तो सूचना नहीं दी जाएगी, या तो वो कारण बताने पड़ेंगे कि नहीं दे सकते हैं, या फिर 30 दिन के अंदर सूचना देनी होगी। ठीक है, लेकिन जहाँ सूचना लाइफ से संबंधित है, किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित है, वहाँ 48 घंटे के अंदर देनी होगी। यदि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा 1 के अधीन निश्चित अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर निश्चय करने में असफल रहता है, तो जैसे यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाए कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है। अगर 30 दिन के अंदर नहीं दी है तो यह समझा जाएगा कि आपने डिनाई कर दिया है, देने से मना कर दिया है। जहाँ सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस की संध्या पर सूचना उपलब्ध कराने का निश्चय, जैसे मान लो अब 2 रुपया पेज के हिसाब से फोटो कापी लगती है, बहुत सारे पेज हैं तो उसका पैसा भी 10 रुपये फीस तो पहले लग जाती है, स्टाम्प के रूप में या नकद के रूप में। लेकिन अगर गरीबी रेखा वाला व्यक्ति होता है तो उसको इसमें पैसा नहीं लगता है। लेकिन अगर अलग से दस्तावेज चाहिए हैं तो उसके लिए आपको सूचना देगा कि इतने इतने पैसे जमा कीजिए, आप इतने पैसों में आपकी सूचना आपको मिल पाएगी, तो वे पैसे जो सूचना चाहता है उसको जमा करने होंगे, और इतने ये पैसे जमा करने में और ये मांगने में लगा समय 30 दिन में नहीं गिना जाएगा, और फिर जैसे ही पैसे जमा कर देगा तो टाइम फिर से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 10 दिन के बाद उसने पैसे मांगे तो 10 दिन पूरे हो गए, अब पैसे देगा जिस दिन से, उस दिन से 20 दिन के अंदर उसको जो है सूचना देनी है। ठीक है, फीस जो है वो फीस देना पड़ेगी। ठीक है, 10 रुपये अभी वर्तमान में फीस स्टाम्प पे हो सकती है, नगद हो सकती है। ठीक है, लेकिन गरीबी रेखा वालों को नहीं देना है। अब आते हैं सीधे उपधारा 7 पे। उपधारा 1 के दिन कोई निश्चित करने से पूर्व यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के दिन पर व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा। ठीक है, आदि उपधारा 8, जहाँ किसी अनुरोध को उपधारा 1 के दिन अस्वीकृत किया जाता है, सूचना नहीं दी जाती है, वहाँ पर क्या क्या काम करने होंगे। ऐसी अस्वीकृति के कारण लिखने होंगे। ठीक है, ऐसी वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी, अपील प्राधिकारी संसूचित करेगा। ये सब कि कहाँ आप अपील करने जा सकते हैं, ये सब जो है उसमें बताना पड़ेगा। उपधारा 9 आती है, किसी सूचना को साधारण उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा जैसे उसने मांगा है वैसे ही उसको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अगर वह सूचना के संरक्षण के प्रतिकूल ना हो तो। सूचना के ना प्रकट किए जाने पर छूट किस किस को है, तो एक बार इसको देख लेना, याद तो कर नहीं पाएंगे लेकिन मोटा मोटा देख लेना। छूट है 8 में, बस इतना याद रखना। इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी नागरिकों को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता, अखंडता और राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो, जिससे भारत की एकता, अखंडता खंडित होती है और विदेशी राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव पड़ता है या उनका उद्दीपन होता है, वो सूचना नहीं दी जाएगी। ठीक है, सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निरुद्ध किया गया है, जिससे उसका अपमान होता है न्यायालय का, वो सूचना नहीं दी जाएगी। सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार भंग होते हैं। सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता, बौद्धिक संपदा अभी सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति के प्रतियोगी स्थिति को नुकसानी होगी, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन अगर लोक समर्थन हमें है तो देना पड़ेंगी। किसी व्यक्ति को उसकी विश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है। किसी विदेशी सरकार से विश्वास से प्राप्त सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा, या जो विधि परिवर्तन या सुरक्षा प्रवर्तनों के लिए विश्वास में की गई कोई सूचना का या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा। सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी। मंत्रिमंडल के कागज पत्र जैसे मंत्रिपरिषद सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं, परंतु यह कि मंत्रिपरिषद के निश्चय होने के कारण तथा यह सामग्री जिसके आधार पर निश्चय किए गए हैं, निश्चय किए जाने के विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे, परंतु यह वर्ग की विषय को इस धारा के निबंधन से छूट अंतर्गत चाहे वह प्रकटन नहीं किए जाएंगे। तो इतनी बात सब हैं, ये इसको ऊपर से पढ़ लेना, कोई इसमें ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं। 2-3 बार पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव हल कर पाओगे कि ये सूचना देनी है या नहीं देनी है, मोटा मोटा अंदाज लग जाएगा। और जब OT अपन हल करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर
दी जाएंगी। कतिपय मामलों के लिए अस्वीकृति के आधार 8 में भी बताया गया है, 9 में भी बताया गया है। धारा 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा कोई केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना किसी अनुरोध को वहां स्वीकार कर सकेगा जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अतिरिक्त प्रतिलिपिकार का उल्लंघन अंतर्वलित है। ठीक है, अस्वीकार कर सकता है। इसके साथ साथ अगर कोई किसी के प्रतिलिपि अधिकार कॉपीराइट वगैरह का उल्लंघन हो रहा है तो भी। अब आता है पृथक्करणीयता धारा 10, जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर स्वीकार किया गया कि वही सूचना के संबंध में जो प्रकटन के लिए किए जाने से छूट प्राप्त है वहाँ इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी पहुंच अवलेख को उस बात तक। देखो सीधी बात ये है यार, मान लो कोई सूचना मांगी गई है, कुछ धारा 8 और 9 के अंतर्गत छूट प्राप्त है, उसकी सूचना नहीं मिल सकती है, लेकिन उसी के कुछ भाग है जिसकी मिल सकती है, तो पृथक करके जो है दे दी जाएगी कि ये दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते हैं। इससे ज़्यादा धारा 10 में और कुछ जो है नहीं है। ठीक है, अब आते हैं पर व्यक्ति सूचना। पर व्यक्ति सूचना सीधी बात यह है कि जब तीसरा व्यक्ति मिलता है पर व्यक्ति वाला, जिसके संबंध में जैसे मान लो अपन ने किसी जिला न्यायालय में अर्जी लगाई है और उसको तहसील लेवल से भी सूचना मंगानी है, उस सूचना में है, या दूसरे किसी अधिकारी के संबंध में था तो वो 5 दिन के अंदर उससे भी सूचना मंगाएगा। और जो 30 दिन का टाइम था उसको टाइम बढ़ के कितना हो जाएगा, 35 दिन का टाइम जो है हो जाएगा कि 35 दिन के अंदर अब उसको सूचना देनी है। इससे ज़्यादा जो है इस अधिनियम में कुछ है नहीं। ठीक है, इस धारा में। अब आता केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग को पढ़ लेंगे तो सेम है राज्य सूचना आयोग, केवल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये सब ऐसे और राज्य बदलता रहता है, राष्ट्रपति राज्यपाल और कुछ नहीं। इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो अगला चैप्टर आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा और यहाँ से अब क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन केंद्र सरकार राजपत्र मध्य सूचना द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग कौन गठन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, कितने लोगों से मिलकर बनेगा, एक मुख्य सूचना आयोग तो होगा और अधिकतम होंगे 10। जरूरी नहीं है कि 10 ही हों, अभी कितने हैं, 6 हैं वर्तमान में, 10 से ज़्यादा नहीं सकते। एक मुख्य सूचना आयुक्त और ठीक है इन्फॉर्मेशन कमीशन जो होगा, चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन, वो एक होगा और 10 से हो सकते हैं आयुक्त। ठीक है, अब ये है जो अपना मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति करेगी। तो मुख्य जो सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त इनको चुनेगा कौन, तो 3 लोगों से मिलकर बनी कमेटी करेगी। ठीक है, एक प्रधानमंत्री होगा जो अध्यक्ष होगा समिति का, लोकसभा विपक्ष का नेता होगा और एक अन्य कैबिनेट का मंत्री होगा जिसको प्रधानमंत्री सुझाव दें। ऐसे 3 लोगों से मिलके बनेंगे। अब इन शंकाओं को दूर किया गया है स्पष्टीकरण में कि अगर मान लो कोई विपक्ष का नेता नहीं है तो जो बड़ी पार्टी का नेता है जिसको सबसे ज़्यादा बहुमत दूसरे नंबर पर हासिल हुआ है उसका नेता जो है, ये स्पष्टीकरण वो माना जाएगा, इस समय कमेटी का जो है सदस्य माना जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एक चीज़ और देख लें। ठीक है, कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन या तथा शासन या व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन के प्रख्यात व्यक्ति होंगे। इन सब में जो है विज्ञान, कानून, प्रौद्योगिकी वगैरह, समाज सेवा वगैरह की जो है भारी समझ उनको होनी चाहिए। आती है धारा 6, मुख्य सूचना आयुक्त कोई सूचना आयुक्त तथा स्थिति संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, और अन्य लाभ के पद को भी धारण नहीं करेगा, इतना बताया गया है। और केंद्रीय सूचना आयोग का जो मुख्यालय होगा वो दिल्ली में होगा। ठीक है, और केंद्र सरकार ठीक है, सूचना आयोग जो है केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से भारत के अन्य स्थान पर भी इसको कर सकता है। पदावधि और सेवा शर्तें, तो दोस्तों इसमें ही संशोधन हुआ है, एक पॉइंट इसमें संशोधन हुआ है। पहले ये था जिसमें लिखा है कि 5 वर्ग या 65 वर्ष जो पूरी हो जाए, तो अब यह है कि केंद्र सरकार जितना समय चाहे उतना समय तक ये बने रहेंगे, उन्हीं के अब हाथों में इनको बनाना और मिटाना है। तो अब ये हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद ठीक है अब हम जो है आगे पढ़ेंगे कि ये
अब उपधारा 3 पढ़ना है हमें सीधी। मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा निमित्त किसी प्राधिकृत व्यक्ति से क्या करेगा, पहली अनुसूची के अंतर्गत क्या लेगा, शपथ ग्रहण करेगा, उसके बाद ही अपने पद को ग्रहण करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा और राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भी किसको देगा, राष्ट्रपति को भी देगा। दोनों राष्ट्रपति को अपने इस्तीफा देंगे और वही इनको शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अब देखो, और इसको हटाया भी जा सकता है। धारा 14 में भी बताएंगे कि कैसे हटाया जा सकता है। अगर साबित कदाचार वगैरह होता है, मानसिक अक्षमता वगैरह हो जाती है तो प्रोसेस अलग है। बाकी वो अपना इस्तीफा दे सकता है राष्ट्रपति को, वह इसकी नियुक्ति करता है। तो वेतन और संदाय भत्तों के जो पहले इलेक्शन कमीशन से मिलती जुलती थी, अब नहीं है। जो भत्ते वगैरह है वो कौन डिसाइड करेगा, अब केंद्र सरकार करेगी। तो यहाँ पर भी संशोधन हो गया, ये भी केंद्र सरकार के हाथों में चला गया है। एक और संशोधन हुआ है इसमें, ठीक है, पेंशन के संबंध में जो था कि पेंशन कट जाएगी अगर वो किसी और पद पर रहे हैं और उनको पेंशन मिलती है तो वो वेतन में से काट ली जाएगी। लेकिन अब इसके संबंध में भी बंद कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। तो यहाँ पर भी जो संशोधन हो गया है। ठीक है, अब किसके बारे में चला गया पूरा का पूरा, इनके जो है इनका समय कितने समय तक रहेंगे और ये वेतन भत्ते सब इसमें रहेंगे। शायद ये इसलिए किया गया है ताकि गवर्नमेंट का प्रभाव इन पर रहे और गवर्नमेंट के खिलाफ ज़्यादा ये काम ना कर सके, थोड़ा सा दबाव इस पर रहे। अब जो भी उनकी मंशा रही हो ऐसा करने से पहले, ये विपक्ष का कहना था कि ये इसलिए है ताकि ये बॉडी जो है स्वतंत्र रूप से काम ना कर पाए, वेतन भत्ते वगैरह सब इनके हाथ में रहेंगे तो उनके खिलाफ ज़्यादा जहर ये लोग नहीं उगल पाएंगे। हाँ, आती है 14 धारा 14 सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना। उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दे। राष्ट्रपति कब हटाएगा, जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यह जाँच करने के बाद यह कह देता है कि हटाने लायक है, तभी वह हटाया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति उस मुख्य सूचना आयुक्त को जिसके विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश दिया गया, निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा जो है हटा देगा। लेकिन जब जितने समय जांच चल रही है उतने समय उसके कार्यकाल से प्रतिसिद्ध भी कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है। 3 उपधारा 1 के अंतर्गत किसी बात के होते भी राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा और स्थिति मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना, लेकिन ठीक है, बिना उनके सूचना सहमति के भी हटा सकता है राष्ट्रपति। निम्न अगर बात सामने आती है तो दिवालिया न्याय निर्णीत किया गया है। ठीक है, दिवालिया हो गया है। दिवालिया तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। ऐसे अपराध के लिए दोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता है, अपनी पदावधि के दौरान पद के कर्तव्यों से परे किसी वेतन नियोजन में लगा अन्य जगह काम भी कर रहा है, शारीरिक या मानसिक ऐसी अक्षमता हो गई पद पर बने रहने के लिए आवश्यक होती है, अब उससे अयोग्य हो गया है। उसने यहाँ से वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं जिनसे मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में कृत्य का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। उपधारा आती है 4, यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार संबंधित हितबद्ध सब सीधी बात है, अगर दोषी समझा रहे भ्रष्टाचार वगैरह कर रहा है तो उसको हटा दिया जाएगा। दिवालिया है, अन्य वैतनिक काम में लगा है तो ये सब उसमें हटा दिए जाएंगे। तो राज्य सूचना आयुक्त बिल्कुल सेम है, 10 वो होंगे, कौन होंगे आयुक्त होंगे और एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होगा। मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता और अन्य कैबिनेट मंत्री जैसे मुख्यमंत्री चाहे वही सब मिल के बनाएंगे, सेम का सेम है। विपक्ष का नेता नहीं होगा तो वो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, पदावधि और सेवा शर्तें जो मैंने आपको यहाँ पर बताएंगी वही है। अब यहाँ पर भी संशोधन हो गया है, केंद्र सरकार ही उनकी पदावधि नियत करेगी और सेवा शर्तें, वेतन भत्ते सब कुछ केंद्र सरकार, भले राज्य सूचना आयोग है लेकिन करेगा कौन, केंद्र सरकार ही करेगी। राज्य सरकार को कोई पावर उनके संबंध में जो है नहीं है। हटाया जाना है, ठीक है, इनको राज्यपाल हटा सकता है, लेकिन इतना याद रखना कि राज्यपाल तो हटाया जा सकता है लेकिन जैसे राष्ट्रपति हटाता था और आवेदन कौन करता था, मतलब जांच कौन करता था, उच्चतम न्यायालय जब मुद्रा लगा देता था पद मुद्रा की हाँ हटाया जाना चाहिए, तो यहाँ पर राज्य सूचना आयुक्त को हटाने भी उच्चतम न्यायालय की जाँच के बाद सिफारिश आवश्यक है, तभी राज्यपाल हटा पाएगा, नहीं यहाँ पर हाई कोर्ट नहीं है, याद रखना। इतना ही इसमें है। अब सूचना आयोग की शक्तियाँ और कर्तव्य, शक्तियाँ क्या होंगी और कर्तव्य क्या होंगे। ठीक है, सूचना आयोग की शक्तियाँ, कृत्य, अपील तथा शास्त्रियाँ, अध्याय 5 हम पढ़ेंगे।
धारा 18 सूचना आयोग की शक्तियाँ और कर्तव्य। तो सूचना आयोग की शक्तियाँ और कर्तव्य हम जो इसमें देखेंगे। इस अधिनियम के अधीन उपबंधों के अधीन रहते हुए यथास्थिति यदि सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसी शक्ति व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करें और उसकी जांच करें जो यथास्थिति के अनुसार सरकार या लोक सूचना या ये सब ये है कि मतलब इनकी जांच करें जो भी इनके पास शिकायतें आ रही हैं। ठीक है, अगर कोई लोक सूचना अधिकारी उनके अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है, इस अधिनियम के अधीन ऐसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है, ये सब अगर उस पर नहीं किया गया है तो उनके संबंध में जो है या सूचना देने से जानकारी दी गई है तो इन सब के बारे में इनको जो है शक्तियाँ प्राप्त हैं। जैसे इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट समय सीमा के विजय सूचना के लिए सूचना तक पहुंचने के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया, जिससे ऐसी फीस की रकम में संदाय करने की अपेक्षा की गई है जो है अनुचित समझता है या समझती है, जो है विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण भ्रम डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है। इस अधिनियम के अधीन अन्य भी लोगों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुँच प्राप्त करने के संबंध में किसी अन्य विषय के संबंध में यथास्थिति के अन्य सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जाँच करने के लिए चाहता है तो वह संबंध में जाँच प्रारंभ कर सकेगा। ठीक है, और वो जांच अगर उसके पास कोई शिकायत आती है लोक प्राधिकारियों से संबंधित की जिसको सूचना नहीं मिली सब ऊपर ने जो ऊपर पड़े हैं तो वो क्या कर सकता है, उसकी जांच प्रारंभ कर सकता है। जांच के लिए सिविल न्यायालय निम्न चीज़ों के लिए समझा जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति को बुलाना, मौखिक दस्तावेज साक्ष्य लेना, उनको प्रदर्शित कराना, ठीक है, उनका निरीक्षण करना, शपथ पर साक्ष्य लेना, ठीक है, कोई दस्तावेज मंगाना किसी कार्यालयों से, ठीक है, साक्षियों को समन जारी करना, अन्य चीज़ें जो निर्दिष्ट की जाएँ वो सब शक्तियों के लिए क्या समझा जाएगा, सिविल न्यायालय समझा जाएगा। और यथास्थिति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी संगत बात के होते हुए भी यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान ऐसे किसी अभिलेख की समीक्षा कर सकेगा जिससे वह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे अभिलेख की किन्हीं अपराधों का आधारों का रोका नहीं जाएगा। ठीक है, आती है अपील। तो धारा 19 में जो है अपील है। ऐसा इसमें अपील याद कर लेना, मैंने फैक्ट में बताऊंगा क्या क्या याद करना है, आप इतना याद कर लेना। तो इसमें ऐसा कोई व्यक्ति धारा 7 की धारा 1 के अधीन या धारा 3 के खंड का के समय सीमा के भीतर कोई निश्चय प्राप्त नहीं हुआ 30 या 35 दिन के अंतर्गत। ठीक है, तो यथास्थिति केंद्रीय सूचना लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी के निश्चय से व्यथित है। ठीक है, तो उस अवधि की समाप्ति से या ऐसी किसी निश्चय की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर अपील कितने पहली अपील कितने दिन के अंतर्गत 30 दिन के अंतर्गत जो उसमें जहां अपन ने आवेदन लगाया था उससे ज्येष्ठतम अधिकारी के यहाँ कर सकता है। परंतु ऐसा अधिकारी 30 दिन की अवधि की समाप्त होने के बाद ये अपील स्वीकार कर सकता है, उसको लगता है कि पर्याप्त कारण है इसके पास कि ये अपील क्यों नहीं कर सका। उपधारा 2 आती है जहाँ अपील धारा 1 के अधीन यथास्थिति किसी लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस पर व्यक्ति की सूचना पर है। ठीक है, तो और वो पर व्यक्ति की तीसरे व्यक्ति की सूचना दे दी, वो दुखी है तो उस आदेश से वो भी 30 दिन के अंतर्गत जो है अपील कर सकता है। और द्वितीय अपील जो होगी राज्य सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग को यथास्थिति होगी और 90 दिन के अंदर होगी। ये इम्पोर्टेंट है, 90 दिन के अंदर होगी, 30 दिन भी याद कर लेना है। और पर व्यक्ति भी चाहे जिसके बारे में सूचना दे दी गई है तो वो भी 30 दिन के अंतर्गत अपील कर सकता है। उपधारा 4 आती है यदि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का निश्चय जिसके विरुद्ध अपील की गई पर व्यक्ति की सूचना संबंधित है तो यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का युक्त अवसर भी देगा। अगर तीसरे व्यक्ति के बारे में निर्णय है तो उसको भी बुलाया जाएगा। अपील संबंधी किन्हीं कार्रवाइयों में यह साबित करने का वाल के अनुरोध को अस्वीकार किया किस पर होगा, अधिकारी पर होगा, गवर्नमेंट अधिकारी पर होगा, आवेदक पर नहीं होगा। ठीक है, 45 दिन के अंतर्गत 30 दिन के अंतर्गत अपील का निपटारा करना होगा और अगर अपील किसी कारणबद्ध नहीं हो पाती तो 45 दिन के अंदर तो करना पड़ेगा। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का निश्चय आबद्ध कर होगा। ठीक है, अब अपने निश्चय में यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित शक्तियाँ हैं। ये ऊपर अपने उनके कर्तव्य हो गए, अभी शक्तियाँ हैं। लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना जो ऐसे नियम के बंधनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं। ऐसी वो करा सकता है, लोक प्राधिकारियों को ऐसे आदेश दे सकता है कि वो क्या क्या करें। सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट भ्रम प्रारूप से ऐसा अनुरोध किया गया है या आप सूचना उपलब्ध कराएं। यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना,
कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना, अभिलेख का अनुरक्षण, प्रबंधन और विनाश संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना कि ताकि सूचना नष्ट ना हो। तो ये सब जो है अपन पढ़ लेना एक बार, ताकि आपको याद हो जाए। याद करने की आवश्यकता है नहीं, केवल मोटा मोटा अगर क्वेश्चन आए तो हमसे बन जाए। लेकिन 19 में अपील है, याद ध्यान रखना, 30 दिन और 45 दिन याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अपील और सेकंड अपील, फर्स्ट अपील 30 दिन के अंतर्गत और द्वितीय अपील 90 दिन के अंतर्गत। ठीक है, ये सब पर व्यक्ति को भी 30 दिन के अंतर्गत वो भी अपील कर सकता है। अब आती है शास्त्री। तो शास्त्री इसमें ये है कि अगर वो सूचना देने में नाकाम रहता है या जानबूझ के नहीं दिए, भ्रम फैलाता है, तो जो जैसे अधिकारी नहीं 250 रुपया पर डे के हिसाब से उस पर पेनाल्टी लगेगी, लेकिन जो 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी, ये है। और उसके विरुद्ध जो है विभागीय कार्यवाही की सिफारिश भी केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग कर सकता है। इसके बाद आता है अध्याय 6 प्रकीर्ण, जो 21 से जो है 31 तक सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही संरक्षण। एक सूची का भाग जो अलग से मैं आपको बना के दूंगा, ज़्यादा लोड नहीं लेना है इसमें। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव, अगर कोई ऐसा अधिनियम के साथ असंगत होता है तो ये माना जाएगा, अन्य वो है जो है शिथिल पड़ जाएगा। न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन है, अपील के सिवाय कहीं इसके अंतर्गत किसी को चैलेंज नहीं किया जाएगा। न्यायालयों में इसके संबंध में कोई बात दायर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू ना होना, कुछ संगठन हैं जिन पर यह लागू नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर वो संगठन जो दूसरी अनुसूची में बताया गया है, अभी अपन पढ़ेंगे, उन पर यह लागू नहीं होगी। लेकिन अगर मानव अधिकारों से संबंधित कोई सूचना है या बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है तो वो फिर दे दी जाएगी। ठीक है, मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग प्रत्येक वर्ष मॉनिटरिंग करेंगे और सबसे एक एक प्रति रिपोर्ट की मंगा देंगे और समुचित सरकारों को भेजेंगे, केंद्र सरकार या राज्य सरकार को। समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे, धारा 26 में है। केवल इतना ही पढ़ना है इसमें, और बाकी अगली सेक्शन पे नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति। अब इसके पहले एक चीज़ और छूट गई है हमारी, नियम बनाने की शक्ति तो किसको है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार को है। ठीक है, नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी भी इसके संबंध में नियम बना सकता है, लेकिन सब सारे नियम राजपत्र में प्रकाशित होंगे तभी नियमों का रखा जाना। संसद में नियम रखे जाएंगे, अगर कोई भी नियम बनता है संसद में रखा जाएगा 30 दिन के अंदर, जब उसका सत्र लागू कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसको है? केंद्र सरकार को है। ठीक है, और धारा 31 निरसन सूचना स्वतंत्र अधिनियम 2002 के द्वारा निरसित किया जाता है। तो अनुसूची देख लें, पहली अनुसूची में शपथ है। जैसे मान लो इसको भरना कैसे, जैसे मान लो मैं आयुक्त होता, अपना नाम याद करके देख लेना तो आपको जो है याद हो जाएगी। मैं कुंज बिहारी पटेल एडवोकेट, जो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और सद्भावपूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। ऐसी शपथ होती है। इसके बाद अनुसूची 2 में इनको बताया गया कि सूचना नहीं मांग सकते हैं, लेकिन अगर मानव अधिकार से संबंधित कोई सूचना है तो मांग सकते हैं। तो किन किन को ये बताए गए हैं? आज सूचना ब्यूरो, मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुसंधान विश्लेषण खंड, राजस्व सूचना निदेशालय, केंद्रीय आर्थिक सूचना ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, वैमानिक अनुसंधान केंद्र, विशेष सीमांत बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा बल, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, असम राइफल्स, सशस्त्र सीमा बल, आयकर महानिदेशालय, अन्वेषण, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, वित्तीय आसूचना यूनिट भारत, विशेष संस्था ग्रुप, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, सीमा सड़क विकास बोर्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। इनको याद नहीं करना, आप 2-4 बार दोस्तों पढ़ लेना तो आपको ये याद रह जाएंगे और आप जो है इसमें ओटी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सही कर पाएंगे, आंसर सही लगा पाएंगे। तो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्या क्या याद करना है, बाकी कौन कौन सी सेक्शन याद करनी है बाकी, लेकिन आपको रीड 2-4 बार सब करना है ताकि आपको ध्यान। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों तक से भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुँच सके।